कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखने का एक और नजरिया आपके पास है, वो है वेक्टर्स। इवन वेक्टर्स के तौर पर भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देख सकते हैं। देखो, मान लो आपके पास वही आर्गेन प्लेन है ना? तो अगर ये आपका आर्गेन प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट? यहाँ कहीं एक पॉइंट है पी, जहां पर आपने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट किया है z, जिसे ऑफ कोर्स आप कहते आए हैं x प्लस आयोटा वाई। अब अगर इस p पॉइंट को मैं ओरिजिन के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो अगर मैंने p को ओरिजिन से कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से, राइट? यहाँ पर इस पी पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें ओरिजिन से, तो यूजुअली मैं इसे कैसे देखता आया हूँ, यूजुअली हम इसे कहते हैं कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ओपी है। पर आज मैं इसको देखने का एक नया पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूँ कि लेट्स से ओपी टेक्निकली लेट्स से एक वेक्टर है। अब सर वेक्टर क्यों कहा? देखो रीजंस दो हैं। पहली चीज, ये जो लेंथ है ओपी, इसको हम वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड कह लें, या फिर इवन आप कॉम्प्लेक्स नंबर z का मैग्नीट्यूड कह लें, और ये क्लियरली हमारे लिए होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जो कोशिश मैंने की है वो ये कि अगर इसे मैंने एक्स एक्सेस माना है, तो ये हमारा वाई एक्सेस हो जाना है, और वाई एक्सेस बेसिकली जे कैप। तो अगर आर्गेन प्लेन को 2D प्लेन में मैं कुछ इस तरीके से इमेजिन करूं, तो वही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ना सिर्फ ये, वेक्टर के पास ऑफ कोर्स एक डायरेक्शन होती है, तो मैं इस डायरेक्शन को भी वर्कआउट कर सकता हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट से, जैसे आप कह सकते हैं tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x यूजुअली कहते हैं, पर अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बस आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसे नॉर्मल tan इनवर्स y अपॉन x भी लिख सकते हैं। आई होप एक सेंस आपको बिल्ड हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं। अब कैसे के बाद अगर मैं बात करूं, लिखने से फायदा क्या हो रहा है? देखो, अगर मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे दूं कि आप एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम को इस मेथड से और इजीली वर्कआउट कर सकते हो। जैसे सोचो, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेट्स से z1, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं लेट्स से z2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ वो सुनिएगा। मैंने मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर z2 को लिया और इसी को मैंने रेप्लिकेट किया, लेकिन कहाँ पर किया? z1 को एक्सटेंड करते हुए, है ना? और इसी तरीके से मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को लिया और उसे रेप्लिकेट किया, कैसे? z2 को एक्सटेंड करते हुए। आई होप आप कुछ समझ सीख और देख पा रहे हैं। जो किया वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। अगर मैं वेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो ये जो o है, तो अगर इस पॉइंट को आप p कह रहे हैं और अगर इस पॉइंट को आप q कह रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। तो मैंने OQ वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर ड्रॉ किया है। ये वेक्टर आपके OQ वेक्टर के पैरेलल है, और OP वेक्टर के पैरेलल मैंने ये एक वेक्टर ड्रॉ किया है। आई होप आप देख पा रहे हैं, पैरेलोग्राम फॉर्म हो रहा है। शलाई से बड़ा ही कॉमन सेंस भरी बात है कि अगर ये वेक्टर आपका z1 है और ये वेक्टर आपका z2 है, तो z1 और z2 का सम ये वेक्टर डिनोट करेगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यानी यहाँ पर ये जो वेक्टर बना है, ये पॉइंट जो निकल कर आएगा, दिस विल बी नथिंग बट z1 प्लस z2। इवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस फिनोमिना को फॉलो करते हैं। आप याद रखिएगा, इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम को वेक्टर्स की मदद से ज्योमेट्रिकली वर्कआउट कर सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, तो इन दोनों का सम z1 प्लस z2 ज्योमेट्रिकली कहाँ लाई करेगा, ये एक्सप्रेशन बड़ी ही इजीली वर्कआउट किया जा सकता है वेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम को पिक्चराइज कर सकते हैं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि आप इवन डिफरेंस को वर्कआउट कर सकते हैं। डिफरेंस को लेके मेरा क्या ओपिनियन है? जैसे मान लो वही बात दोबारा, आपके पास ये आपका आर्गेन प्लेन है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, राइट? अब यहाँ पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 मान लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। सो लेट्स से दिस हियर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z1, है ना? एंड ओवर हियर एक और कहीं मैं मान लेता हूँ, लेट्स से ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, राइट? यहाँ पर इसे हमने ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर z2। अब अगर मैं कहूं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, कैन यू हेल्प मी? नेगेटिव ऑफ z2 क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, z2 के एग्जैक्ट अपोजिट जो ये बनेगा उसी मैग्नीट्यूड में, वो होगा माइनस z2। आई होप ये स्टेटमेंट आप मेरा समझ पा रहे हो। अब मैं बेसिकली z2 को अगर z1 में ऐड कर दूं, आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पाए। मैं z2 के बजाय माइनस z2 को अगर z1 में ऐड कर दूं, तो मैंने माइनस z2 यहाँ इस तरीके से पैरेलल ड्रॉ किया, और यहाँ पर z1 के पैरेलल मैंने ये ड्रॉ किया। तो अगर इसे मैं देखता हूँ यहाँ कहीं, तो ये जो कंक्लूजन आ रहा है, ये पॉइंट जो आ रहा है, ये किस किस का सम है? ये पॉइंट z1 और माइनस z2 का सम है।
सो डू यू ऑल गेट माई स्टेटमेंट? ज्योमेट्रिकली आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे Z1 और Z2, तो अगर आपने Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो कहाँ आकर वर्कआउट होता है और कैसे होता है? दीज आर नथिंग बट द geometrical representations of the sum and difference of complex numbers with the help of vectors। अगर मैं आपको अपनी बातें समझा पा रहा हूं तो ना सिर्फ डिफरेंस बल्कि स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से इनके प्रोडक्ट को और इवन इनके डिवीजन को भी वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ना, वही आर्किन प्लेन लेते हैं ताकि आपको चीजें दिखें। मान लो ये आपके पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, जैसे आई कैप जाए कैप आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ले रहा हूँ, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ मैं Z1, तो मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ जैसे कि ये, जो कि हम मान लेते हैं Z2, है ना। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने ले लिए। अब Z1 इंटू Z2 क्या आएगा? अरे भाई ये Z1 है, ये Z2 है, तो वेक्टर के थ्रू ही अगर आप Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकालें तो स्वाभाविक सी बात है जो Z1 और Z2 का प्रोडक्ट आना है वो क्या आना है? वो टेक्निकली इनके मैग्नीट्यूड्स का Z1 इंटू Z2 टाइम्स हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने छोटा कर देता हूँ ताकि मैं आपको चीजें एक ब्रॉडर स्केल पर दिखा पाऊँ। तो मान लो ये आपका Z2 है और ये आपका यहाँ पर जो बना है दिस ओवर हियर इज Z1 लेट्स से, है ना। ये आपके Z1 और Z2 है। आई होप यू ऑल कैन सी देम वेरी क्लियरली। अब मैंने जो किया है वो ये कि मैं Z1 और Z2 का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, है ना। तो देखो Z1 का ये आर्ग्यूमेंट है θ1, Z2 का ये आर्ग्यूमेंट है θ2। तो आप जानते होंगे जब आप आर्ग्यूमेंट निकालेंगे दोनों के प्रोडक्ट का, तो ये टेक्निकली होगा दोनों के इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स का सम। इसी प्रॉपर्टी को अगर यहाँ अप्लाई करें तो बताओ θ1 और θ2 ऐड होके मान लो यहाँ कहीं आ जाएंगे, मान लो बस कह रहा हूँ, है ना। तो ये प्रोडक्ट आना है आपका Z1 Z2। अब ये इतना ऐसा कैसे आ सकता है? पहली बात तो ये जो वैल्यू है मैं ये मान लेता हूँ ये जो एंगल है दिस एंगल इज नथिंग बट θ1 प्लस θ2। और ये जो मैग्नीट्यूड आया है यहाँ पर, ये जो आपको मैग्नीट्यूड मिला है ओवरऑल, आई होप यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली। ये जो ओवरऑल लेंथ आपको मिली है दिस लेंथ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये लेंथ कितनी होगी जरा सोच के बताओ स्टूडेंट्स। क्या ये मैं कह सकता हूँ ये जो टोटल लेंथ आई है दिस लेंथ इज नथिंग but the product of the magnitudes of Z1 and Z2 respectively? I hope you are able to understand my statement कि मैग्नीट्यूड कैसे Z1 और Z2 का प्रोडक्ट हो जाएगा उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स का, और आर्ग्यूमेंट कैसे उनके इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स का सम हो जाता है। और इसी तरीके से ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि आप डिवीजन भी देख सकते हैं। अब एक बड़ी खूबसूरत सी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसे आप याद रखिएगा, जो आपकी बहुत हेल्प करेगी जब आप आने वाले वक्त में रोटेशन वगैरह से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे। मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। सो लेट्स इमेजिन दिस हियर एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की खास बात यह है कि मान लो एक रैंडम सा ऑर्डिनरी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। लेट्स से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं प्लॉट कर देता हूँ आर्किन प्लेन पर। सो ओवर हियर दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं RE⁻I थीटा, मतलब R1 θ1 लिख लीजिए, या फिर इवन आप चाहें तो अपनी इस लैंग्वेज में लिख लीजिए जो पोलर फॉर्म होती है R1 टाइम्स होल ऑफ cos θ1 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ θ1। ये दोनों तरीके आपके पास हैं। अब मेरा जो आपसे कहना है वो ये, गौर से सुनिएगा, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, रिपीट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री से रोटेट करते हो पॉजिटिव सेंस में। आई रिपीट, यू आर रोटेटिंग इट बाय 90 डिग्रीज in a positive sense. So you are rotating it by a right angle in the positive sense. Now what do I mean by positive sense? Positive sense का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आना मतलब नेगेटिव सेंस में। तो अगर ये Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर आप इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड वाइज इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा, ये इस बात का मैं एश्योरेंस आपको देता हूं। लेकिन अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल रहा है दिस इज आयोटा टाइम्स Z1। So basically this is nothing but R1 times iota times e⁻iota θ1। I hope मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा R1 iota बेसिकली होता है e⁻iota π/2, और ये तो है ही e⁻iota θ1। अगर आप देखें तो ये हो जाना है R1 e⁻iota π/2 प्लस θ1। सो डू यू ऑल रियलाइज आपने जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर वर्कआउट किया है उसका मॉड्यूलस अभी भी R1 ही है, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट में π/2 ऐड हो चुका है, यानी टेक्निकली वही कॉम्प्लेक्स नंबर 90 डिग्री से
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका है अगर आपने उसे आयोटा से मल्टीप्लाई किया। इवन इसका इनवर्स भी ट्रू है। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है आप आर्गेंट प्लेन पर उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। आई होप दोनों लैंग्वेजेस आपको समझ आ रही हैं कि आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मतलब। ना सिर्फ ये बल्कि एक और छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो डू यू नॉट थिंक आप उसे किसी भी डायरेक्शन में ले लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप उसे 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं कि 180 क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज आप एक ही जगह आकर होल्ड करोगे। तो अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट होगा। अगर आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लॉकवाइज 90, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी आप कहना चाहें 180 डिग्री से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई सेंस वेरी क्लियरली। इससे एक बहुत ही क्रूशियल सा स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूँ जिस बात से आपका एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। मान लो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो कि है R1 e टू दी पावर आयोटा थीटा 1, और मेरे पास एक असाइनमेंट आया है कि आपको इसे थीटा डिग्री से रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो द टास्क इज रोटेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 by थीटा डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस है। देखो मैं इसको आर्गेंट प्लेन पर भी प्लॉट करके बताता हूँ कि क्या फर्क आएगा और आप कैसे इसे अचीव या अटेन कर सकते हैं। ये आपके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हैं स्टूडेंट्स, माइंड यू। अब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 आपको दिया गया था, अच्छी बात है। मान लो ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया गया था। अब टास्क ये है कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको रोटेट करना है थीटा डिग्री से। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थीटा डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो वो जो थीटा डिग्री से रोटेट होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसमें और उसमें क्या फर्क है। पहली बात तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? सर ये एंगल होना चाहिए थीटा। अच्छी बात है। ये आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 जो कि था R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1। शलाई से जब आप कहते हैं इस एंगल के बारे में तो ये एंगल क्या रहा होगा, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये एंगल थीटा 1 रहा होगा। अच्छा ये एंगल कितना रहा होगा? सर ये थीटा 1 है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 1। तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, लेट्स कॉल इट Z या Z डैश या Z2 जो भी आप कहें, इसका भी मैग्नीट्यूड R1 ही होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड R1 है तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड तो R1 होगा, लेकिन इसका आर्ग्यूमेंट हो जाने वाला है थीटा प्लस थीटा 1, यानी आयोटा टाइम्स थीटा प्लस थीटा 1। शलाई से मैं इसे लिख सकता हूँ R1 टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो नया Z आया है ये क्या है? जो नया Z आया है सर वो पुराना Z ही है, यानी Z1 ही है, बस उसको आपने e टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये भाई कि अगर आपके पास Z था एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से Z1 जो कि था R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, और मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज थीटा डिग्री से रोटेट करने की इच्छा रखता हूं, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस Z1 को e टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसका रोटेशन। आप इसे और आसान भाषा में समझना चाहें तो Z1 को e की पावर आयोटा थीटा यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स हाउ यू विल गेट टू योर आंसर। आई होप यू आर एबल टू डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट वेरी क्लियरली। और अब आप समझ पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन कैसे वर्क करता है। वेल मैं इस रोटेशन को और आगे एक्सटेंड डेफिनेटली करूंगा, पर फिलहाल मेरा मोटिव है आपको मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाना वेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी वर्कआउट होती है जो कि आप डिवीजन से भी सोचते हैं। जरा कॉमन सेंस लगाइए कि डिवीजन क्यों आपको एक और पर्सपेक्टिव देगा रोटेशन को देखने का। देखो अगेन लेट्स सी कि मान लो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो यहाँ Z2। तो ये मैंने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया Z2, राइट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोबारा बना देता हूँ। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था ये लेट्स से था Z1, ऐसे मैं लिख लेता हूँ R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है Z2, इसे मैं लिख लेता हूँ R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। मतलब मुझे शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, इसका मॉड्यूलस R1 है, इसका मॉड्यूलस R2 है, ये एंगल थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ
Z1 अपॉन Z2 क्या होगा? तो आप कहेंगे सर R1 और R2 डिवाइड हो जाएंगे और e की पावर आयोटा θ1 में से θ2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका Z1 का Z2 से डिवीजन मिलेगा। पर इससे फायदा क्या हो? अरे भाई जब Z1 को Z2 ने डिवाइड किया तो ये जो नंबर मिला है ये आपको Z1 अपॉन Z2 मिला है, ये जो मिला है ये आपको Z1 अपॉन Z2 मिला है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसका मैग्नीट्यूड होगा R1 और R2 का डिवीजन, और इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा ये जो इसका आर्ग्यूमेंट होगा ये होगा θ1 माइनस θ2। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई स्टेटमेंट वेरी क्लियरली। अब आप खुद सोचो, अगर मैं θ1 में से θ2 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मैं कहाँ फॉल करूंगा और ये मुझे कहाँ दिखेगा? क्या ये ऑब्जर्वेशन मेरा आप समझ पा रहे हो कि डिवीजन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे देखा जा सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे वर्कआउट होकर आपको रोटेट होकर मिलते हैं? सो पॉइंट सिंपल सा है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपको रोटेशन को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट करने हो तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से उन्हें देखा जा सकता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि यहाँ पर जो θ1, जैसे जब मैंने मल्टीप्लाई किया था, समझने की कोशिश करिएगा, तो मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल लिए थे। यहाँ पे जो θ1 माइनस θ2 आया है ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही हो। इवन प्रोडक्ट में मैंने जब यहाँ लिखा था स्टूडेंट्स θ1 प्लस θ2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट, आप याद करिए यहाँ इस केस में, तो जरूरी नहीं है कि θ1 प्लस θ2 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो। ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स का सम है, मतलब प्रोडक्ट और डिवीजन जब हो रहा है तो प्रोडक्ट में आर्ग्यूमेंट्स का सम और डिवीजन में आर्ग्यूमेंट्स का मुझे डिफरेंस दिखेगा, पर वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो ऐसा गारंटीड मैनर में जरूरी नहीं है। आई होप ये बात आप क्लैरिटी के साथ समझ पाए कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं, जो 4 एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर देखे वेक्टर्स के थ्रू। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं के थ्रू अब हम रोटेशन समझेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एज अ वेक्टर्स ट्रीट करके आर्गेंड प्लेन पर रोटेट करवाया जाता है, और ये कितनी यूजफुल हमारे लिए होने वाली है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।